स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल अडिग इच्छा की सीमा। लाइटिंग तानाशाह की ओर से 6 गुना अटैक के साथ लाइटिंग स्पिल जहर कवच बिच्छू पर उतरे। प्राणी को जमकर पीटा, फिर भी उसके कवच पर बमुश्किल कोई निशान छोड़ा। आदर्श ने सीधे जैक पर अटैक करने के लिए पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन के सिर को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन की रक्षा का सबसे मजबूत हिस्सा था। वह जैक को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा था जो कवच के अंदर छिपा हुआ था। कोई चारा न होने पर आदर्श केवल दूसरों को और जगह जगह बिखरे ज़ॉम्बीज को दूर रखने के लिए लाइटनिंग तानाशाह का उपयोग कर सकता था। एक अन्य मैजिशियन और श्रीव के मरे पर हमला करते समय लाइटनिंग तानाशाह बेहद प्रभावी था। आयरन ज़ॉम्बीज और मम्मियां जिन्हें आदर्श को पहले मारने में कठिनाई हुई थी, वे सभी बिजली के तानाशाह द्वारा रक्तपात में विघटित कर दी गई थी। यहाँ तक कि लाइटनिंग के तानाशाह के जबरदस्त दमन के तहत मानसिक जादूगरनी को भी अपना मैजिक चलाने में कठिनाई हो रही थी। वे केवल अन्य मौलिक स्पिलों के साथ आदर्श पर अटैक कर सकते थे। आदर्श का लाइटनिंग तानाशाह डोमेन नंदिनी के डोमेन की तरह ही उन्हें दबा रहा था, भले ही वो वर्तमान में कहीं और थे। लाइटनिंग तानाशाह डोमेन भी अपने क्षेत्र के भीतर डाले गए मैजिक को कमजोर करने में सक्षम था। इंटरमीडिएट स्पिल टाइम स्टैटिस के साथ आदर्श कुछ समय के लिए अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ एक मौका है? जैक ने अहंकार पूर्वक कहा। पॉइजन स्कॉर्पियन ने अपनी विशाल भुजाओं को बेतहाशा लहराया। भुजाओं पर लगी कीलें और अधिक बढ़ गई और भी तेज हो गई। स्पाइक से ढकी भुजाएं नीचे की ओर झुक गई, जिससे जमीन में बहुत सारे छेद हो गए। अटैक से बचने के लिए आदर्श जिस जगह का उपयोग कर सकता था वह बेहद सीमित थी। इस बात का जिक्र नहीं था कि हथियार घातक जहर से भरे हुए थे। हल्के से स्पर्श से घाव तुरंत एक लंबे घाव में फैल जाता था, जैसे कि उस पर अभी अभी तलवार से वार किया गया हो। जैसे ही पॉइजन स्कॉर्पियन अपनी भुजाएं लहरा रहा था, वह अचानक एक तरफ झुक गया, क्योंकि उसकी जहरीली चमकती हुई पूंछ जिसे वह छिपा रहा था आगे की ओर उछल पड़ी। बर्फीला बिंदु आदर्श की छाती के ठीक ऊपर चला गया। आदर्श ठंडे पसीने से लथपथ था, क्योंकि उसे इस अप्रत्याशित अटैक की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आदर्श पूरी तरह से असहाय था, क्योंकि उसने जहरीले डंक को अपनी ओर उड़ते हुए देखा था। ब्लैक स्नेक आर्मर अभी भी ठंडे बस्ते में था और प्रस्थान करने वाली नीदरलैंड शील्ड कुछ समय पहले ही टुकड़ों में टूट गई थी। स्पेस एलिमेंट के साथ दीवार बनाने या हमले से बचने की कोशिश करने में उसके लिए बेहद देर हो चुकी थी, क्योंकि प्राणी के 4 अंगों ने उसके भागने के सभी मार्गों को बंद कर दिया था। उसके पास अटैक से बचने या खुद को बचाने का कोई मौका नहीं था। आदर्श को लग रहा था कि जहरीला डंक उसकी छाती को छेदने वाला है। जैक दुष्ट जंग एंजेलो की तुलना में थोड़ा अधिक धर्मी था। वह आदर्श के दिल को निशाना नहीं बना रहा था, फिर भी यह उसके लिए एक विनाशकारी झटका था। आदर्श की रीढ़ की हड्डी में जबरदस्त ठंडक दौड़ गई। उसने अपने दांत भींच लिए और राहत महसूस करते हुए खुद को कोसा कि वह इस समय एक टूर्नामेंट के बीच में है। पालने और कब्र के बीच कई बार आगे पीछे जाने के बाद आदर्श को पता चला कि मैजिशियन के जीवन जीने के तरीके में अस्थायीता जैसी कोई चीज नहीं थी। वह अंत तक हार नहीं मान सकता था। क्या उसके पास अभी भी टेलीकिनेसिस नहीं था? स्पेस एलिमेंट का मूल जादू डालने के लिए उसे केवल एक टकटकी की आवश्यकता थी। क्या वाकई जानलेवा जहरीला डंक उसकी आंखों से भी तेज था? टेलीकिनेसिस। आदर्श की आंखें चांदी की तरह चमक उठी। वह ना तो अटैक से बच सका, ना ही उसने अपना बचाव करने की कोशिश की। वह केवल अपनी निगाहों का उपयोग घातक डंक को रोकने के लिए कर रहा था। यदि वेद उसे लक्ष्य करने वाले हर मैजिक को रोकने में सक्षम था, तो यह इस घातक अटैक को भी क्यों नहीं रोक सका? उसे दृढ़ इच्छा शक्ति और महान साहस की आवश्यकता थी। स्पेस एलिमेंट की ताकत स्पिलो या आत्मा श्रेणी के सीट पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसकी अतुलनीय मानसिक शक्ति पर निर्भर थी। बहुत सारे एलिमेंट होने से आदर्श को अपने सामने आने वाले खतरे से उबरने के लिए कई अलग अलग विकल्प मिले। हालांकि इसने आदर्श को अपने स्पेस एलिमेंट्स का अभ्यास करने का मौका देने से भी रोक दिया। उनका स्पेस एलिमेंट उनके अन्य मजबूत एलिमेंटों द्वारा संरक्षित एक छोटे पौधे की तरह था।
वह बढ़ने में असमर्थ था क्योंकि उसे तेज हवा और बारिश का अनुभव नहीं हुआ था। आदर्श ने अपने सभी एलिमेंटों का उपयोग कर लिया था, फिर भी वह परेशानी में था। वह अपने स्पेस एलिमेंट पर भरोसा क्यों नहीं करेगा और विश्वास करेगा कि हमले पर काबू पाने के लिए उसकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत थी। जहरीले डंग से टकराते ही चांदी की चमक और तेज होगी। मनुष्य डर के कारण अवचेतन रूप से खतरे से बचने की कोशिश करेगा। आदर्श खुद को हमले से ना बचाने के लिए मजबूर कर रहा था क्योंकि यह पूरी तरह से अर्थहीन था। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने शरीर के भीतर की कोशिकाओं को आने वाले खतरे के डर से कांपने से रोकना था। उसे पूरी तरह से शांत रहने की जरूरत थी और सही फोकस की जरूरत थी, यह विश्वास करने के लिए कि वह घातक अटैक को उसके सीने तक पहुंचने से ठीक पहले रोक देगा। चांदी का ऑरे ने आदर्श के पूरे शरीर को ढक लिया था और तेजी से जहर के डंग तक की भी फैल रहा था। बिच्छू की पूंछ आदर्श की छाती के ठीक सामने थी, फिर भी उस पर वार करने में असफल रही थी। इसे आदर्श की इच्छा से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और भले ही यह केवल इंच दूर था, यह आगे जाने में असमर्थ था, जैसे कि इसने एक मजबूत जड़ मारा हो। डंग की ठंड आदर्श के कपड़ों को भेद कर उसकी छाती की मांसपेशियों में आसानी से घुस गई थी। हल्की सी ठंड ने तुरंत ही आदर्श के पूरे तंत्रिका तंत्र में जबरदस्त दर्द ला दिया। भले ही यह केवल भारी परत के ऊतकों में ही घुसा था, वह आसानी से कल्पना कर सकता था कि अगर दर्द पूरे तरह से उसके शरीर में घुस गया तो दर्द कितना खतरनाक होगा। मुझे आश्चर्य है कि आप कितने समय तक टिके रहेंगे, जैक चिल्लाया। पॉइजन स्कॉर्पियन का दिमाग उसके साथ तालमेल बिठा रहा था। आदर्श की छाती के ठीक ऊपर मंडरा रहा जहर का ढंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और केवल आधा इंच बचे होने पर घातक जहर जल्द ही आदर्श के शरीर के अंदर फैल जाएगा। दूर जाने का अभद्र संकेत देना, आदर्श चिल्लाया, अपनी हताशा व्यक्त की। जिद्दी विचार ने तुरंत उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत कर दिया और उसने डंग को जबरदस्ती मजबूती से पकड़ लिया। जैक को एहसास हुआ कि उसका जहर पॉइजन बिच्छू अपनी पूंछ को और आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह पागल जादूगर पर गुस्से से बोला, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? साइकिक मैजिशियन ने पहले ही साइकिंग इंपैक्ट डाल दिया था। फिर भी जरूरी नहीं कि हमले की सफलता दर 100% हो। जब कोई व्यक्ति इतना केंद्रित था कि उसकी इच्छा शक्ति अभेद्य हो गई थी, तो मानसिक प्रभाव मूल रूप से झील पर एक छोटी लहर की तरह था जो अपने लक्ष्य को कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। जैक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आदर्श अपने स्पेस एलिमेंट से हमले को रोकने में सक्षम था। उसने गुस्से में अपना हाथ लहराया और अपने अन्य एलिमेंटों के साथ अटैक करने का फैसला किया। हालांकि ठंड से ढका एक कमांडर लेवल का भेड़िया अचानक प्रकट हुआ। अपने पंजों से लगातार चीरता हुआ उसने पॉइजन स्कॉर्पियन पर 1 दर्जन बर्फीले अर्धचंद्राकार गोले दागे। जहरीले कवच पर 12 लंबे घाव देखे गए क्योंकि अर्धचंद्राकार जीव के मांस में और घुस गए। पॉइजन स्कॉर्पियन के शरीर पर लगे घावों से जहरीला खून निकल रहा था। पॉइजन स्कॉर्पियन को लड़खड़ाते हुए पीछे धकेल दिया गया और वह लगभग जमीन पर गिर गया। शाबाश भेड़िए, आदर्श बेहद खुश हुआ, यह जानकर कि खतरा टल गया है। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ तेजी से आगे बढ़ा। क्रूर बल से अटैक करने वाले अन्य जानवरों के विपरीत उसने अपने दुश्मन पर श्रृंखलाबद्ध अटैक करना पसंद किया। शुरुआती चाल के बाद वह पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन की तरफ चला गया और उसके सभी अंगों से जमीन पर जोरदार प्रहार किया। पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन पर बर्फ के टुकड़े दागे। बर्फ के टुकड़े उपग्रह किरणों की तरह पॉइजन स्कॉर्पियन पर गिरे और आश्चर्यजनक रूप से पॉइजन स्कॉर्पियन के मांस में भी घुस गए, जिससे प्राणी के जोड़ों के आसपास स्पष्ट घाव हो गए। पॉइजन स्कॉर्पियन को और पीछे धकेल दिया गया। फिर भी जब वह धीरे धीरे खुद को स्थिर कर लिया तो जैक ने फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ पर तिरस्कार पूर्वक नजर डाली और कहा, आपने एक निम्न स्तरीय राक्षस भेड़िए पर इतनी मूल्यवान आत्मा बर्बाद कर दी है। यह अभी भी घटिया है, भले ही यह कमांडर लेवल तक पहुंच गया हो। पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन को लगी चोटों के बावजूद इसकी ताकत और ऑरा में कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखा। इसने तुरंत लक्ष्य को फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ पर स्विच कर दिया।
इसकी क्रूर चालों और जहरीले डंक ने फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ को अस्थायी रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उस जैसा प्राणी चरम दक्षिण बर्फ क्षेत्र की प्राणी की आत्मा को लेने के योग्य नहीं है। जब जैक ने फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ को देखा तो वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। तुम लोग उससे निपटो, मैं इस घटिया राक्षस भेड़िए की देखभाल करूंगा। जो छात्र शुरू में फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ से लड़ रहा था वह भी टीम के साथ फिर से इकट्ठा हो गया था। वे एक बार फिर आदर्श के साथ श्रीव के ज़ॉम्बीज के साथ आगे बढ़े। आदर्श ने शुरुआत में फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ की मदद से जैक और पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन पर पलटवार करने की योजना बनाई। फिर भी वह जल्द ही अपने शेष विरोधियों से उलझ गया। उसके पास उन पर लाइटनिंग तानाशाह का उपयोग करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तुम्हें मारने के बाद भी मैं उसकी आत्मा वापस ला सकता हूं। उन्होंने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि हमें अपने प्रतिद्वंदी के समन बीस्ट को मारने की अनुमति नहीं है, जैक ने ठंडे स्वर में कहा। यह जैक का वास्तविक लक्ष्य था, क्योंकि उसका मानना था कि एक महान प्राणी की आत्मा को निम्न स्तर के राक्षस भेड़िए के शरीर में रहने देना एक बहुत बड़ा अपमान है। केवल उसका पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन ही आत्मा के योग्य था, इसलिए उसका समन बीस्ट अपना तीसरा रूप प्राप्त कर सकेगा। मारो! जैक भी जादू कर रहा था और अपने पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन के साथ फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ से लड़ रहा था। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ अपनी जमीन पर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए बहुत तेजी से दूर भाग गया। हालांकि जैक बेहद चालाक था। जब उसने फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ को दूर से भागते देखा तो वह तुरंत आदर्श पर अटैक करने के लिए मुड़ा। आदर्श एक ही समय में 3 मैजिशियनों से मुकाबला करने में ठीक था, लेकिन जब जैक और उसका पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन लड़ाई में शामिल हुए तो वह तुरंत खतरे में पड़ गया। ऐसे में फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ भागने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसे पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन और जैक को बिजी रखना था। पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन भले ही फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ से अधिक मजबूत था, यह टीनेज फ्लेम बेले से थोड़ा अधिक मजबूत होने की संभावना थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जैक 2 अन्य एलिमेंटों के साथ फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ पर भी अटैक कर रहा था। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ को उनके विरुद्ध कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि जब फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ का खूबसूरत फर ताजा खून से लथपथ हो गया था। उसके पूरे शरीर पर जहरीले डंक से घाव हो गए थे। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ ने जंगली चीख निकाली। हालिया विकास के बाद यह उनकी पहली लड़ाई थी। यदि कमांडर लेवल हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी वह आदर्श के दुश्मन को हराने में असमर्थ था तो वह संभवतः अपने मालिक को कोई भी हेल्प कैसे प्रदान कर सकता था। वह आदमी सही था। वह सिर्फ एक निचले लेवल का डीमन प्राणी था जो एक नौकर श्रेणी की आत्मा भेड़िए से कमांडर लेवल का प्राणी बन गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक सर्वेंट लेवल के प्राणी जितना डरपोक और कमजोर था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल एक्सप्लोजन ऑफ आइस सोल। बिच्छू की पूंछ एक अजय युद्ध कुल्हाड़ी की तरह भयंकर रूप से कट गई। जब फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ ने अपने ऊपर अटैक होते देखा तो वह तेजी से अपने पीछे छोटी बर्फ की पहाड़ी की ओर भागा। बर्फ की पहाड़ी को नंदिनी ने पहले यहां छोड़ा था। पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ का पीछा करता रहा और इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता वह उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था जहां नंदिनी पहले लड़ रही थी। नंदिनी सचमुच पहले की तुलना में बेहद अधिक मजबूत थी। वह न केवल ऑल स्टार छात्रा पिनोल से लड़ रही थी बल्कि उसे भयंकर लाइटनिंग एलिमेंट वाइडर हन्ना का भी सामना करना पड़ा। फिर भी वह इतने लंबे समय के बाद भी अपराजित रही। वह वास्तव में किसी परेशानी में भी नहीं थी। आदर्श एक बार में केवल 6 लोगों को ही हराने में सक्षम था क्योंकि उसके 2 समन बीस्ट 2 जादूगरों को बिजी रख रहे थे। इसलिए नंदिनी भी एक साथ 4 लोगों से लड़ रही थी। फिर भी उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। पूरा स्थान लंबे समय तक बर्फ से ढका हुआ था। कुछ ही दूरी पर नंदिनी नदी पहले से ही जम चुकी थी। यदि कोई नंदिनी की दिशा में देखेगा तो वह बर्फ से ढकी हुई भूमि को देखेगा। जब फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ को किसी कारण से बर्फ की भूमि पर ले जाया गया तो उसे बेहद आरामदायक महसूस हुआ। यहाँ तक कि उसे महसूस होने वाला झुलसा देने वाला दर्द भी काफी कम हो गया था। ठंडी हवा उसके गंदे बालों पर बह रही थी और उसके घावों को हीलिंग स्पिल की तरह ठीक कर रही थी। जहर जम गया था और उसके घाव बेहद तेजी से ठीक हो रहे थे।
फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ इस समय नंदिनी के डोमेन के अंदर था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही डोमेन में है। उसे ढकने वाली ठंड उसके अंगों के बीच उमड़ती ऊर्जा में बदल गई थी। उसने अपने पंजे बढ़ा दिए। उसका ठंडा और तेजी से बढ़ रहा था, एक फ्लेम की तरह जिसे शराब पिलाई जा रही थी। भयानक ठंड पड़ने लगी थी। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ ने बर्फ की भूमि में एक उग्र दहाड़ निकाली। हवा में मौजूद ठंड उसके नियंत्रण में बर्फीले पंजों में बदल गई। बर्फीले पंजे हवा की सहायता से उसका पीछा कर रहे विष कवच बिच्छू पर झपटे। पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन ने बर्फीले पंजों के अटैकों की पूरी तरह से उपेक्षा की और फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ के सामने आ गया। मरो, जैक ने ठंडे स्वर में कहा। घातक कांटों ने पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन को घनी तरह से ढक दिया। प्राणी हवा में उछल गया और कुछ गुना बड़ा हो गया, ठीक उसी तरह जब वह सुमो स्लैम से अटैक कर रहा था। जहरीली कीलों से ढका हुआ विशाल जानवर हवा से गिर गया। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ कितना भी तेज क्यों ना हो, हमले से बचना असंभव था, और इसकी तुलना में फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ एक छोटे कीड़े की तरह छोटा था। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ ने अटैक से बचने की कोशिश नहीं की। हवा से गिरते प्राणी का सामना करते समय उसने भयंकर चीख निकाली। हाहाकार बर्फ की भूमि पर फैल गया और आश्चर्यजनक रूप से बड़े पैमाने पर ग्लेशियर तेजी से जमीन से उभर आए। ऐसा लगा जैसे ग्लेशियरों की पर एक पर्वत श्रृंखला कहीं से प्रकट हो गई हो। अचानक हवा से गिर रहा जीव ग्लेशियरों की तुलना में बेहद छोटा महसूस हुआ। पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन शुरू में सुमो स्लेम के साथ अटैक करने की योजना बना रहा था, फिर भी यह पर्वत श्रृंखला की तरह उभरे ग्लेशियरों से टकरा गया। यह न केवल फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ को मारने में विफल रहा, बल्कि ग्लेशियरों से इतनी जोर से टकराने के बाद इसके जोड़ कांप रहे थे। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ बर्फ के ग्लेशियरों के साथ तेजी से दौड़ा। बर्फ पर दौड़ते समय उसके हाथ पैर अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। जैसे जैसे उसकी आई सोल की ठंडी फ्लेम तेज होती जा रही थी, उसकी गति भी बढ़ती जा रही थी। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ आश्चर्यजनक गति से हवा में उछला और पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन पर झपटा, जो अभी भी गिरने के कारण चक्कर में था। आपने अपनी ताकत का बहुत ज्यादा अनुमान लगाया है, जैक ने शाप दिया और पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन को अपनी जहरीली पूंछ से अटैक करने का आदेश दिया। जहरीली पूंछ हवा में घूम गई और फ्लाइंग स्नो वुल्फ पर गहरी लाल लाल किरणें बरसाने लगी। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ हवा में चिल्लाया। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ के ठीक पहले ग्लेशियरों के बीच से एक पुल तेजी से निकला और हवा में मंडराने लगा। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ को अब मैं भेड़िया कहूंगी, तो आप समझ जाना वह फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ है। भेड़िया तेजी से पुल पार कर गया। उसके पैरों के नीचे बर्फीली आग की लपटें उठ रही थी। उसकी उत्कृष्ट गति से उसका फिगर धुंधला पड़ने लगा। अरे, एक और चीख के साथ अधिक ग्लेशियर जमीन से उभर आए, जिससे भेड़िया को तेजी से अपनी स्थिति बदलने की अनुमति मिली। अरे! अंत में वुल्फ की आवाज थोड़ी अलग लग रही थी। असंख्य ग्लेशियर जमीन से टूटकर हवा में ऊपर उठे और तेजी से गिरने लगे। भेड़िया उनके पास से गुजरा। करीब से देखने पर किसी को भी पता चलेगा कि ग्लेशियर विशाल भेड़िए के दांतों से मिलते जुलते थे। बर्फ के ग्लेशियर हर दिशा से पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन पर उतर रहे थे। जैक अभी भी बिच्छू के कवच के अंदर छिपा हुआ था और वह हैरान था। बर्फ का एक ग्लेशियर उससे कुछ ही इंच की दूरी से टकराकर टूट गया। इसने तुरंत जैक की रीढ़ की हड्डी में सीधे उसकी आत्मा में एक बड़ी ठंडक पहुंचा दी। चूंकि उसका दिमाग पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन के साथ तालमेल बिठा रहा था, वह प्राणी के दर्द को महसूस कर सकता था। जगह जगह बिखरे बर्फ के नुकीले टुकड़ों ने जीव की सीमा को सीमित कर दिया था। घातक बर्फ के ग्लेशियरों ने एक घातक फॉर्मेशन बना ली थी और शक्तिशाली पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन उसके अंदर फंस चुका था। भेड़िए के बर्फ के दांत उसके मांस में गहराई तक घुस के उसका खून बह रहा था। कुछ समय बाद पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन धीरे धीरे अपने प्रारंभिक रूप में लौट रहा था। इसने अब ना तो मोटा कवच पहन रखा था, ना ही यह जहरीली कीलों से ढका हुआ था। जैक ने भी अपनी सुरक्षा खो दी। जैक बिच्छू पूंछ वाले जानवर को वापस अपने अनुबंधित
स्थान में वापस लाने के लिए मैजिक करने ही वाला था कि तभी अचानक एक जोड़ी जानलेवा आंखें प्रकट हुई। भेड़िया का भयानक सिर उसके ठीक सामने था, इतना करीब था कि जैक पूरी तरह से भूल गया कि स्टार पैटर्न कैसा बनाया जाए। गर्व, बर्फीला, मारना या ना मारना एक ऐसा निर्णय था जो एक पल में लिया जा सकता था। भेड़िए ने जैक के चेहरे पर वार करते हुए बर्फीली सांस छोड़ी। उस आदमी के होंठ कांपने लगे, डर और अविश्वास दोनों से। कुछ समय पहले भेड़िए को उसके पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन ने पूरी तरह से पीटा था और एक कायर कुत्ते की तरह वह भाग गया था। यह अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? यह ऐसा था जैसे भेड़िया बिल्कुल अलग प्राणी में बदल गया हो। बर्फ के ग्लेशियरों पर इसका नियंत्रण बिल्कुल चौंकाने वाला था। यह कैसे संभव है? क्या यह सिर्फ निम्न स्तर का डीमन भेड़िया नहीं है? आइस सोल, यह आइस सोल है। यह अभी भी मेरी रीढ़ की हड्डी को ठंडक पहुंचाता है, बिल्कुल पुराने समय की तरह। जब मिस्टर संदीप ने भेड़िया को शानदार ग्लेशियरों को बुलाते हुए देखा तो वह चिल्लाया। उसे आत्मा में से इतना प्यार होने का कारण यह था कि इसमें अपनी सामान्य उपस्थिति के तहत एक अद्वितीय बर्फ आत्मा शामिल थी। जब तक चारों ओर बर्फ और पाला रहेगा, आइस सोल अपनी महान क्षमता को उजागर करेगा। अतीत में मिस्टर संदीप इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि भेड़िया के पास इतनी जबरदस्त शक्ति है और परिणाम स्वरूप उनकी टीम का लगभग सफाया हो गया था। पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन काफी मजबूत था, अधिकांश कमांडर लेवल के प्राणियों की तुलना में मजबूत। फिर भी जब उसकी आइस सोल एक्टिवेट हुई तो भेड़िए के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं था। आइस एलिमेंट की उपस्थिति जितनी मजबूत होंगी, आइस सोल उतनी ही मजबूत होंगी। जैक ने एक बड़ी गलती की जब वह अत्यधिक अटैककारी था और नंदिनी के निर्माण आइस डोमेन में वुल्फ का पीछा किया। आदर्श के भेड़िए की ताकत मूल रूप से नंदिनी के डोमेन में दोगुनी हो गई, यहां तक कि पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन और जैक भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। अरे, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कौन सा एलिमेंट आदर्श का फर्स्ट एलिमेंट माना जाता है? उसका समनिंग एलिमेंट ऐसा क्यों है? भीड़ में से कोई बोला। भेड़िए ने जिन बर्फ के ग्लेशियरों को बुलाया था उन्होंने भीड़ पर बहुत प्रभाव डाला। आमतौर पर एक कमांडर लेवल के बीस्ट से एक सामान्य प्रतिभागी को हराने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन एक ऑल स्टार छात्र को हराने की संभावना नहीं थी। उन्हें आश्चर्य हुआ। आदर्श के वुल्फ ने जैक और उसके पॉइजन आर्मर स्कॉर्पियन को हरा दिया था। उसकी ताकत पहले ही कमांडर लेवल के प्राणियों के औसत तक पहुंच चुकी थी। इस समन बीस्ट और दुर्लभ फ्लेमबेले के साथ आदर्श के 2 समन बीस्ट आसानी से एक औसत राष्ट्रीय टीम से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह था कि कौन सा एलिमेंट आदर्श का फर्स्ट एलिमेंट माना जाता था? ऐसा कैसे हुआ कि उसके तीनों एलिमेंट इतने चौंकाने वाली स्थिति में थे? चूंकि भीड़ हैरान थी, यहां तक कि आदर्श भी अवाक रह चुका था। उसे भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भेड़िया इतना ताकतवर था। आदर्श ने भेड़िए को विकसित होते ही अपनी ताकत दिखाने दी और यह एक सामान्य कमांडर लेवल के प्राणी से अलग नहीं था। इस प्रकार आदर्श ने सोचा कि भेड़िया शायद एक भी छात्र को संभाल सकता है। उन्हें आश्चर्य हुआ। भेड़िए ने अचानक अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया और एक मजबूत प्रतिद्वंदी जैक को हराने में सक्षम हो गया, तब भी जब जीव पहले से ही घायल हो चुका था। आदर्श को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह प्राणी वास्तव में उसका समन बीस्ट था। मुझे मत बताओ कि वह केवल आइस एलिमेंट की उपस्थिति में ही अपनी असली ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। आदर्श को एहसास हुआ। भेड़िया हमेशा नंदिनी से एक निश्चित दूरी पर था और जिन लोगों के खिलाफ आदर्श ने लड़ाई की थी वे भी नंदिनी के डोमेन से बचने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी स्किल कमजोर ना हो। भेड़िया और लिटिल फ्लेमबेले दोनों ने एक छात्र को व्यस्त रखा। इस प्रकार वे कभी भी नंदिनी के डोमेन के करीब नहीं गए। हालांकि पिटाई के बाद भेड़िया अवचेतन रूप से बर्फ से ढके के क्षेत्र में भाग गया। दरअसल भेड़िया को तभी एहसास हुआ कि बर्फ उसका सबसे बड़ा हथियार है। जब वह पहली बार बर्फ से ढके क्षेत्र में पहुंचा, उसने आइस सोल की शक्ति को पूरी तरह से उजागर किया। उसे बर्फ पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान हुआ और उसे बर्फ के नुकीले दांतों को बुलाने की अनुमति मिली।
भेड़िए ने एक बड़ी चीख निकाली, जैसे कि वह अतीत में सहन किए गए अपमान को दूर करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वह एक कमजोर प्राणी हुआ करता था जिसे जीवित रहने के लिए अंतहीन भागना पड़ता था और कोने में छिपना पड़ता था। किसी तरह यह ऐसा था मानो बर्फ का देवता बेतहाशा पेंटिंग कर रहा हो, जमी हुई भूमि पर बर्फ के शानदार और दांतेदार पहाड़ों का चित्रण कर रहा हो। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, एनीमी आउट वन बाय वन। वुल्फ, जाओ नंदिनी की मदद करो। जब आदर्श को पता चला कि भेड़िया केवल बर्फ की उपस्थिति में आइस सोल का उपयोग करने में सक्षम है, तो उसने निर्णायक रूप से नंदिनी की मदद करने के लिए प्राणी को भेजा। भेड़िए की ताकत बिल्कुल स्पष्ट थी, क्योंकि वह नंदिनी के निर्माण आइस डोमेन में बेहद मजबूत था। अगर उसने नंदिनी को परेशान करने वाले एनिमीज को हराने में मदद की, तो इससे उसे अपने कंधों पर दबाव उठाने में भी मदद मिलेगी। भेड़िए को दूर भेजने के बाद आदर्श की नजर टीनेज फ्लेम बेले पर पड़ी, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। लिटिल फ्लेम बेले मेओस के खिलाफ लड़ाई में बिजी थी। आदर्श को यह स्वीकार करना पड़ा कि मेओस अपनी आखिरी मुकाबले करने के बाद काफी मजबूत हो गया है। अकेले मेओस ने से लड़ने पर लिटिल फ्लेम बेले ने न केवल बढ़त हासिल करने में असमर्थ थी, बल्कि मेओस धीरे धीरे एक फायदेमंद स्थिति हासिल कर रही थी। आदर्श का मानना था कि लिटिल फ्लेम बेले को अकेले लड़ने देना अब आवश्यक नहीं है। कब्जा, आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले को ऑर्डर दिया। लिटिल फ्लेम बेले आग की लपटों पर सवार होकर आदर्श की छाती से ऐसे टकराई जैसे कोई गोरैया अपने घोंसले में लौट रही हो। आदर्श तुरंत आग की लपटों में घिर गया। रोज फ्लेम्स और विपत्ति की आग के संयोजन से उत्पन्न एक जबरदस्त औरा। आग की लपटें जमीन पर कालीन की तरह जल रही थी और लाइटनिंग के तानाशाह के तूफानी बादल उस स्थान के ऊपर मंडरा रहे थे। जैसे ही दो सबसे विनाशकारी एलिमेंटों की ऊर्जा एक साथ मिल गई, दबाव इतना जबरदस्त था कि जो लोग आदर्श के बगल में थे वे अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि मुझे आपके ज़ॉम्बीज बेहद परेशान करने वाले लगते हैं। आदर्श की नजर शरीफ पर टिकी। वो धमकी भरे अंदाज में आगे बढ़ा, मानो उस पर कई किलोग्राम बारूद भरा हो। शिव का सबसे मजबूत एलिमेंट स्पष्ट रूप से अनडेड एलिमेंट था। वह विभिन्न प्रकार के ज़ॉम्बीज को बुलाने में सक्षम था, जिसमें उत्कृष्ट रक्षा के साथ ग्रे क्लोथ आयरन मम्मी, घातक डैबर सवर मम्मी या अंडरग्राउंड मम्मियां शामिल थी, जो सतह के नीचे छिपना और अपने पैरों को पकड़कर अपने लक्ष्य को स्थिर करना पसंद करती थी। आदर्श के लिए ज़ॉम्बीज काफी परेशान करने वाले साबित हुए थे। उसके द्वारा छोड़े गए अधिकांश लाइटनिंग के स्पिल मैजिशियनों पर निर्देशित नहीं थे, बल्कि ज़ॉम्बीज पर थे, जिसने उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। आपका काम हो गया। आदर्श की मुट्ठियां ज्वालामुखी की तरह फूटने वाली ऊर्जा से भरी हुई थी। जब उसने श्रीव को भागते हुए देखा, तो उसने शांति से श्रीव का पीछा किया। आदर्श उतरा और अपनी मुट्ठियां जमीन पर पटक दी। उग्र ड्रैगन्स 9 हॉल के पैटर्न में उठे, जो कुछ 100 मीटर के क्षेत्र को कवर करते थे। तेजस्वी उग्र पिलर लगभग बादलों तक पहुंच गए। आग की लपटों का दृश्य बिल्कुल चौंकाने वाला था। श्रीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, फिर भी उसे आदर्श के 9 हॉल्स फायर फिस्ट के विशाल कवरेज क्षेत्र का अनुमान नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो यह यातना गृह में गिर गया हो और जलने के कारण अत्यधिक दर्द सह रहा हो। और तुम उसे बचाने की कोशिश करने की हिम्मत मत करो। आदर्श ने जादुई एलिमेंट वाले जादूगर की ओर उदासीनता से देखा। सौभाग्य से मानसिक एलिमेंट मैजिशियन का फर्स्ट एलिमेंट नहीं था, अन्यथा आदर्श के पास स्पष्ट रूप से लड़ाई जीतने का कोई मौका नहीं था। ऐसा कहा जा रहा है कि मैजिशियन भी युद्ध में बेहद परेशानी भरा था। आदर्श को जादुई तोप के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वह एक ही स्पिल को दोहराए बिना लगातार विनाशकारी मैजिक करने में सक्षम था। उसकी मारक क्षमता बैटल मैजिशियन की एक छोटी टुकड़ी के बराबर थी, लेकिन वह अपनी जमीन पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसका शरीर घावों और चोटों से ढका हुआ था, जिसका मुख्य कारण मानसिक जादूगर कितना परेशान करने वाला था। सौभाग्य से एलिन आदर्श की सुरक्षा के लिए एक स्पिरिट वॉल का निर्माण करने में सक्षम थी, या कभी कभी उस पर स्पिरिट फोकस डालने में सक्षम थी।
ऊपर से उनकी कल्टीवेशन भी विरोधियों के मुकाबले अपेक्षाकृत मजबूत थी, अन्यथा उसे कभी भी वापस लड़ने का मौका नहीं मिलता। सच तो यह था कि आदर्श की कमजोरी एक मानसिक जादूगर का सामना करना था। यदि वह एक मजबूत मानसिक जादूगर के खिलाफ लड़ा तो उसके सभी विनाशकारी स्पिल पूरी तरह से बेकार थे। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि एलिन ने उन दो विरोधियों का ख्याल रखा था जिनके खिलाफ वो खड़ी थी, और अंततः आदर्श को मानसिक स्पिलों से बचाने में सक्षम थी। उस गड़बड़ी के बिना आदर्श लिटिल फ्लेम बेले को अपने ऊपर कब्जा करने में सक्षम था। लिटिल फ्लेम बेले की शक्ति और उसके लाइटनिंग तानाशाह डोमेन के साथ दुश्मन की संख्या में काफी फर्क पड़ेगा। मानसिक स्पाइक। जब मानसिक जादूगर ने आदर्श को भयंकर रूप से आते देखा तो वह पूरी तरह से घबरा गया। लाइटनिंग टायरेंट डोमेन के प्रभाव स्पष्ट थे। लाइटनिंग के दबाव और आदर्श की जबरदस्त ताकत के कारण मानसिक जादूगर ने आत्मविश्वास खोना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप साइकिंग स्पाइल ने आदर्श को केवल अस्थायी दर्द दिया। इसने आदर्श को अपना मैजिक चलाने से नहीं रोका। जमीन में तुम जाओ। आदर्श पूरी तरह लापरवाह था। उसने अभी अभी श्रीव को हवा में गिराया था, और इससे पहले कि वो आदमी आसमान से गिरता आदर्श ने पहले ही उसका ध्यान मानसिक मैजिशियन की ओर मोड़ दिया था। मानसिक मैजिशियन ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। उसने आदर्श जैसा मैजिशियन पहले कभी नहीं देखा था, जो इतना बड़ा डीमन था। वो हर किसी की तरह ही एक मैजिशियन था। वह निकट दूरी से लड़ने में सक्षम क्यों था? स्काई लाइटनिंग क्लॉ। आदर्श ने लाइटनिंग तानाशाह की शक्ति को उजागर किया और साइकिंग मैजिशियन को पकड़ लिया। लाइटनिंग तानाशाह ने तुरंत एक ब्लैक लाइटनिंग के पंजे को बुलाया जो साइकिंग मैजिशियन की दयनीय रक्षा को तोड़ रहा था। अत्याचारी कॉल। लाइटनिंग के तानाशाह स्कॉर्स इकट्ठे हुए और निर्णय के मोटे बोल्ट बनाए जो मानसिक जादूगर पर अटैक कर रहे थे। येलो लाइटनिंग जमीन में गहराई तक घुस गई और मानसिक जादूगर को एक विशाल गड्ढे में पटक दिया। आदर्श का यही मतलब था जब उसने कहा कि वह उस आदमी को जमीन पर गिरा देगा। ताकत की दृष्टि से जैक दुश्मन टीम का एकमात्र योग्य प्रतिद्वंदी था। जैक को बाहर निकालने और मानसिक स्पिलों से सुरक्षा प्राप्त करने के बाद आदर्श के लिए अपना भयंकर पलटवार शुरू करने का समय आ चुका था। संयुक्त रोज फ्लेम और डिजास्टर फायर लाइटनिंग टायरेंट सामान्य सोल ग्रेड सीडों की तुलना में बेहद अधिक शक्तिशाली थे। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में अकेले सोल ग्रेड सीड का होना काफी प्रभावशाली था। इस बीच श्रीव और मानसिक जादूगर स्पष्ट रूप से इतने प्रतिभाशाली नहीं थे। एक बार जब आदर्श अपना डोमेन स्थापित करने में सक्षम हो गया तो उनकी ताकत के बीच का अंतर बेहद बड़ा था और आदर्श ने जल्द ही उनकी देखभाल कर ली। तब तेरे की जब मेयोस ने आदर्श को अपने 3 साथियों को बाहर निकालते देखा तो वह गंभीर हो गई। केवल जैक और उसका समन बीस्ट ही आदर्श के लाइटनिंग तानाशाह के खिलाफ मौका पाने में सक्षम थे। एक बार जब जैक हार गया तो अन्य लोग मेमनों की तरह आदर्श द्वारा वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं मेयोस, क्या हमें इस आदमी को भड़काने से पहले 2 बार नहीं सोचना चाहिए? भले ही भेड़िए से लड़ने वाले मैजिशियन ने धीरे से पूछा। वो आदमी इतना राहत महसूस कर रहा था कि जब वह प्राणी के खिलाफ लड़ रहा था तो उसने नंदिनी के डोमेन में प्रवेश नहीं किया। अन्यथा जब उसने देखा कि जैक और उसके समन बीस्ट के साथ क्या हुआ तो उसे यकीन था कि वह कई बार मर चुका होता। संख्या में हमारे पास बहुत बढ़त है, फिर भी हम उन तीनों को नहीं हरा सके। मेयोस को ऐसा लग रहा था जैसे उसे सच्चाई स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि मेयोस में अब वह गौरव नहीं रहा जो लड़ाई की शुरुआत में था। जैसा कि उसने बताया था, उनका 1 दर्जन लोगों का समूह तिकड़ी से हार गया था। मूल रूप से इसका मतलब था कि वे तीनों पूरी राष्ट्रीय टीम से मुकाबला करने में सक्षम थे। अपनी शक्तियों में अंतर पर विचार करने के बाद मेयोस के लिए खुद पर गर्व महसूस करने का कोई तरीका नहीं था। मेयोस को असफलता के प्रबल एहसास के कारण हारा हुआ महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे लड़ना जारी रखना चाहिए या बस हार मान लेनी चाहिए और मैच छोड़ने के लिए अपनी स्क्रॉल को कुचल देना चाहिए। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मिस्रवासी उसके बारे में क्या सोचेंगे। आप जीत गए, आप जैसे चाहे हमसे निपट सकते हैं, मेयोस ने अपना सिर नीचे किया और अजय आदर्श का सामना करते हुए कहा। मेयोस स्पष्ट रूप से जानते थे कि भले ही उनके समूह में लोगों की संख्या 2 गुनी या 3 गुनी हो, फिर भी वह उत्कृष्ट लाइटनिंग और फायर एलिमेंट और एक मजबूत डोमेन वाले व्यक्ति आदर्श को हराने के लिए संघर्ष करेंगे।
आपके साथ निपटना। आदर्श ने अपने चारों ओर नजर डाली। उसने एंजेलो की ओर देखा जो बुरी हालत में थे। जैक को हराने के बाद बेहद उदास महसूस कर रहे थे। शरीफ जो कायरों की भांति छिपा हुआ था और झुलसा हुआ काला मानसिक मैजिशियन गड्ढे से बाहर रेंग रहा था। मेरा काम पहले ही हो चुका है। आप में से बाकी लोगों को अभी भी चले जाना चाहिए जब तक आप छोड़ सकते हैं। जब बेओस ने उसकी बातें सुनी तो उसे और भी अपमानित महसूस हुआ। वह बोली, तो हम इस लायक भी नहीं कि तुम बदला ले सको? बेओस, कृपया हर किसी को उसी तरह से न आंके जैसा आप खुद को आंक रहे हैं। आइए वास्तविक बने। यदि वे बदला लेने की कोशिश नहीं करते हैं तो मैं भी अभी भी अन्य समूहों से अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत बनाए रख सकता हूं। इस खजाने की खोज में मुझे बहुत सारे इक्विपमेंटों की आवश्यकता है, फिर भी उन्हें मुझे मैच से बाहर करने के लिए मजबूर करना होगा। आदर्श ने कहा, क्या तुमने काफी चोरी नहीं की? म्योस गुस्सा हो गई। आदर्श द्वारा लूटी गई लूट को छोड़ दे तो सोल ग्रेड सीड जो उसने उनसे लिया था वह काफी मूल्यवान था। वो आदर्श को लुभाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह सीधे जाल में आ जाए, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने जो छोटा जाल लगाया था वह जानवर को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। आखिर में उन्हें ही जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। मैं नहीं मानता कि इतने भव्य टूर्नामेंट में इतने कम संसाधन हैं। इसके अलावा मेरे लिए पर्याप्त संसाधन होने जैसी कोई चीज नहीं है। मैं आगे अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। आप सभी को टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को कुचल देना चाहिए और चले जाना चाहिए। मैं आप पर अपनी और ऊर्जा बर्बाद करने के लिए बेहद आलसी हूं। और आप, वो आदमी जो मरे हुए को बुलाता रहता है, क्या आप कृपया उस इटालियन को अपने साथ ले जा सकते हैं? मुझे डर है कि उसका घिनौना चेहरा देखने के बाद मैं फिर से अपना मन बदल लूंगा और उस पर और लाइटनिंग गिरा दूंगा। आदर्श ने शरीफ की ओर इशारा किया। शरीफ जलन से पीड़ित था। उसका मैच में बने रहने का कोई इरादा नहीं था, भले ही उसके पास अभी भी ऐसा करने की क्षमता थी। आदर्श बस एक राक्षस था जिसे वे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। गधे, तुमने अटैक करना क्यों बंद कर दिया? कनाडाई टीम हन्ना चिल्ला उठी। पिनोले अपने हाथ में वाटर का मैजिक लेकर शांति से खड़ा था। फिर भी उसने अपने लक्ष्यों पर जादू फेंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तेज पंजे की एक जोड़ी आधे मीटर से भी कम दूरी पर लटक रही थी, जिसमें एक डीमन भेड़िए की बर्फीली आंखें घूर रही थी उससे। पिनोले भी लड़ना चाहता था। उसे स्पेनिश टीम का इक्का माना जाता था। फिर भी जब वे अंततः नंदिनी को हराने वाले थे तो एक भयानक भेड़िया कहीं से प्रकट हुआ। भेड़िया का सामना करने में पिनोले को बेहद कष्ट हुआ, क्योंकि निकट दूरी पर लड़ने की उसकी क्षमता प्राणी को संभालने के लिए बेहद कमजोर थी। उसे गेंद की तरह इधर उधर मारा गया था और उसकी वाटर एलिमेंट डिफेंस को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू।